नरेश शुक्ल चंद्र, उनका जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। नाटक की शुरुआत करती हूँ। उससे पहले नाटक में दिखाए गए पात्रों के बारे में परिचय देती हूँ। कल्लू सेठ एक महाजन था जिसकी आयु 60 वर्ष थी। विमला कल्लू सेठ की पत्नी, आयु है 55 वर्ष। संतोषी एक किसान है जिसकी आयु है 50 वर्ष। पलटू एक किसान है, उसकी आयु 40 वर्ष है। पुनिया संतोषी की पुत्री, आयु 20 वर्ष। दुर्जन पुनिया का पति, आयु है 25 वर्ष। प्रभात पुनिया का प्रेमी, जिसकी आयु है 23 वर्ष। अन्य सहायक पात्र है नट नटी, सरपंच। सरपंच में एक पंच, पंच 2, पुलिस वाला, ग्रामवासी 1, ग्रामवासी 2, साधु, भिखारी, भिखारिनी, युवक आदि। अब नाटक की शुरुआत होती है। नाटक का सारांश कुछ इस प्रकार है। एक कस्बा नुमा गरीबपुर गांव दिखाया गया है। मंच को 2 भागों में बांटा गया है। एक ओर कल्लू सेठ के मकान का बाहरी कमरा और दूसरी तरफ संतोषी किसान के झोपड़ी नुमा कच्चा मकान दिखाया गया है। संतोषी और उसकी बेटी पुनिया को अपने घर में एक शव पर विलाप करते दिखाया गया है, जो कि संतोषी की पत्नी अर्थात पुनिया की माँ थी। यहाँ से नाटक का आरंभ होता है और नट नटी द्वारा एक गीत के साथ प्रवेश दिखाया गया है। संतोषी को कल्लू सेठ के घर पर कर्ज के लिए लेन देन का एक मार्मिक दृश्य दिखाया गया है, जिसमें संतोषी अपनी पत्नी के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार लेने आता है, लेकिन कल्लू सेठ उसको बिना गिरवी रखे पैसे देने से इनकार कर देता है। कल्लू सेठ न केवल कर्ज देने से इनकार करता है, बल्कि कर्ज का बोझ बढ़ जाने पर उसकी जमीन और संपत्ति हड़पने की धमकी भी देता है। इस पर संतोषी अपनी विवशता भी बताता है, लेकिन कल्लू सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं थी। सेठ के इस व्यवहार से उसकी पत्नी विमला को आश्चर्य होता है और वह संतोषी को कर्ज देने के लिए समझाने की कोशिश भी करती है। इस पर कल्लू सेठ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह अपने पति को खरी खोटी 2 बातें भी सुनाती है और कहती है, शक्कर के बराबर मत खाओ, नमक के बराबर खाओ, आपको पहले से ही डायबिटीज हो चुकी है। मतलब वह समझाती है कि आप कर्ज के बदले में आप उनसे ब्याज वसूल करते हैं, लेकिन कम लेना चाहिए। इस तरीके से वह समझाती है, लेकिन कल्लू सेठ पर इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई देता है। सेठ के इस व्यवहार से उसकी पत्नी बहुत परेशान होती है। उन दोनों में बहस से पता चलता है कि उनकी पारिवारिक स्थिति और निजी जिंदगी के कुछ रहस्य हमारे सामने आते हैं। वो इस प्रकार है, क्योंकि उनकी 6 लड़कियां थी और उन्होंने जो भी 6 लड़कियां हुई थी वो एक बेटे की चाह में हो गई थी। कल्लू सेठ के कंजूस स्वभाव को दिखाते हुए बताया है कि दहेज न देना पड़े, इसलिए उसने अपनी 4 बेटियों का विवाह द्विजहा लड़कों से कर दिया था, जो कि उन लड़कियों से दुगुने उम्र के थे। कोई भी लड़की, शादीशुदा लड़की अपने ससुराल में खुश नहीं थी। उनमें से 3 लड़कियां तो विधवा हो चुकी थी और एक मायके में आकर बैठी थी। चौथी लड़की ससुराल वालों के अत्याचार को सहती आत्महत्या कर चुकी थी और एक लड़की कुंवारी घर से भाग गई थी और सबसे छोटी लड़की अभी भी कुंवारी घर में बैठी थी। दहेज देने से बचने के लिए सेठ ने अपनी बेटियों के जीवन को नर्क बना दिया था। कल्लू सेठ एक आंख से काना था, जो कि डाकुओं द्वारा उसके घर में
चोरी करते समय उसकी एक आंख भी फूट गई थी और डाकू उसकी संपत्ति लूट ले गए थे। दोनों पति पत्नी की बहस चल रही होती है। उसके बीच में सरपंच का प्रवेश होता है, जो कि कल्लू सेठ से 10,000 की मांग करता है और बात बात में पता चलता है कि बेटे की चाह में सेठ दूसरा विवाह करने तक को तैयार दिखाया जाता है। पुनिया का पति दुर्जन, जो कि पुनिया पर अत्याचार करता है और पैसों के लिए अपने दोस्तों तक को पुनिया को उनके हवाले छोड़ देता है और वहां से जैसे तैसे पुनिया अपनी इज्जत बचाकर अपने पिता संतोषी के घर आ जाती है और वहीं पर रहने लगती है और 6 महीने से वहीं पर रह रही होती है। सरपंच जाते जाते सेठ को संतोषी की बेटी पुनिया, जो कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर अपने मायके में आकर बैठी, उससे विवाह करने का आश्वासन भी दे देता है। सरपंच का प्रस्थान और दृश्य बदलता है। फिर नट नटी के गीत का आरंभ होता है। अब आगे प्रभात और पुनिया मंच पर बातचीत करते दिखाई देते हैं। बातचीत से पता चलता है कि दोनों आपस में प्रेम करते थे और अब भी करते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक कारणों से उनकी शादी नहीं हो पाती है। प्रभात शहर में नौकरी करने चला जाता है क्योंकि प्रभात के परिवार में कोई नहीं था। उनकी एक सौतेली माँ थी और सौतेले भाई बहन थे, जिनसे उनकी अच्छी खासी नहीं बनती थी। प्रभात शहर में नौकरी करने चला जाता है। प्रभात पुनिया से अभी भी शादी करने के लिए तैयार था और वह पुनिया को और उसके पिता को अपने साथ रखने की बात भी पुनिया से करता है। पुनिया अपने पिता संतोषी से इस बारे में बात करती है और बताती है कि माँ को इस बारे में सब बात की पता था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह उसकी शादी और सामाजिक दबाव के कारण उसकी शादी प्रभात से नहीं करवा पाते हैं। गरीबी की मार झेलते, पत्नी की बीमारी से परेशान और बेटी की इज्जत की सुरक्षा को देखते हुए अंत में संतोषी ने अपनी अवयस्क बेटी की शादी दुर्जन जैसे लड़के से करा देता है। पुनिया जातीय पंचायत में तलाक की अर्जी दे चुकी थी और पता चलता है कि तलाक होते ही वह प्रभात उससे शादी करने का मन बना चुका था। इधर दिखाते हैं कि कल्लू सेठ और सरपंच मिलकर पुनिया से विवाह करने की तरकीबें सोचते हैं। उसके बीच में एक और प्रसंग आता है जहां पर भिखारी और भिखारिनी दोनों भीख मांगने आते हैं और वह कल्लू सेठ उनको भगा देता है 2 बातें सुनाकर। और वहीं पर एक साधु का वेश धारण किए एक ढोंगी व्यक्ति आता है और वह कल्लू सेठ को उनकी ही बातों में फंसाकर उससे 2100 रुपये हड़प कर ले जाता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर कल्लू सेठ को अंधविश्वासी दिखाया गया है। इधर दिखाते हैं कि कल्लू सेठ और सरपंच मिलकर पुनिया से विवाह की तरकीबें सोचते हैं। वे लोग पुनिया को दुर्जन से तलाक दिलवाकर कल्लू सेठ से विवाह करने कुछ योजनाएं बना रहे थे। पुनिया इसका घोर विरोध करती है और इसमें ग्रामीण युवक दल भी सहयोग देता है। कल्लू सेठ द्वारा पुनिया को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। पुनिया को समझाने व मनाने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन पुनिया उल्टा कल्लू सेठ पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान गई है। अगर तुम उस दिन मेरे पिताजी को अगर आप 500 रुपये दे देते तो मेरी माँ की जान बच जाती थी। सरपंच पुनिया को फंसाने और फैसला कल्लू सेठ में आने के लिए एक तरीका अपनाता है और योजना यह थी कि एक थैले में सफ़ेद और काला पत्थर रखने की योजना बनाते हैं और बड़ी सफाई से वह लोगों को दिखाता है कि एक काला पत्थर एक सफ़ेद पत्थर उसने हाथ में रखा है। सरपंच क्या करता है, सफ़ेद पत्थर अपने हाथ में छुपा लेता है और काला पत्थर झोले में रख देता है। पहले से एक काला पत्थर झोले में उन्होंने पहले से ही रखा हुआ था। अब झोले में 2 काले पत्थर हो जाते हैं, जबकि होना चाहिए था एक काला और एक सफ़ेद पत्थर। ये पत्थर पुनिया को हराकर कल्लू सेठ से शादी करवाने के लिए योजना बनाई जाती है, क्योंकि सरपंच ने 25,000 रुपये और पूरे गांव को भोजन करवाने का वादा जो किया था।
लेकिन पुनिया कल्लू सेठ की सारी हरकतें देखकर समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि कल्लू सेठ पहले से ही पंचायत में शादी करने की सारी तैयारियां, 2 फूलों के हार वगैरह सभी वहां लेकर आता है और पूछने पर बताता है कि मैंने स्वप्न में देखा था कि मेरा विवाह पुनिया से ही होगा। सरपंच द्वारा पुनिया को बताया जाता है कि इस झोले में से एक काला पत्थर, एक सफेद पत्थर रखा है, तुमको एक पत्थर निकालना है। अगर काला पत्थर निकला तो तुमको शादी करनी पड़ेगी कल्लू सेठ से और तुम्हारे पिता द्वारा लिया गया सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और अगर सफेद पत्थर निकला तो तुमको कल्लू सेठ से शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारे पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह था, पत्थर चाहे काला निकले या सफेद, दोनों ही स्थिति में कर्ज माफ होना था। परंतु कल्लू सेठ की जल्दबाजी, उसकी स्वीकारोक्ति, उसके क्रियाकलाप और पूर्व से ही विवाह की तैयारी को देखकर वह समझ जाती है कि उसके साथ इन लोगों ने कुछ तो धोखाधड़ी की योजना की है। अंततः पुनिया चतुराई से एक पत्थर निकालती है और उसे नीचे गिरा देती है और अपनी वाक कला से, अपनी बातों से पूरे गांव वालों को यह आश्वासन दिला देती है कि एक पत्थर गिरा है। अब कौन सा पत्थर गिरा है उसकी जानकारी करने के लिए दोबारा पत्थर डालने की ज़रूरत नहीं है। वह कहती है, अगर जो पत्थर झोले में पड़ा है वही उसी से हम पता लगा सकते हैं कि मेरे हाथ से काला पत्थर गिरा था या सफ़ेद पत्थर, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पंचायत बैठी थी नीचे बहुत सारे काले पत्थर और सफ़ेद पत्थर पड़े थे और उसमें पत्थर नीचे निकल गिरकर पूरा मिक्स हो गया था। इससे पुनिया ने अपनी बातों से सभी को, गांव वालों को अपनी तरफ कर लिया था और झोले में पत्थर निकाला तो वह काला पत्थर बचा था। तो पुनिया ने यह सिद्ध कर दिया कि मेरे हाथ से जो निकला हुआ पत्थर था वह सफ़ेद था। इस तरह वह काला पत्थर झोले में ही रखा रह जाता है और पुनिया बेदाग सी निकल जाती है। अंततः नट और नटी के गीत के साथ नाटक की समाप्ति हो जाती है। इस नाटक की कुछ विशेषताएं हैं। गीत और संगीत का प्रयोग किया गया है को गति प्रदान करने के लिए और रोचकता प्रकट करने के लिए छोटे छोटे 2-3 प्रसंग रखे गए हैं। उचित पात्रों का चयन किया गया है। आदर्श पत्नी के रूप में विमला को दिखाया गया है। अंधविश्वास से लाभ कैसे उठाते हैं वह दिखाया है। सामाजिक समस्याओं को समाज का कोड बताया है। गांव से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए केवल आक्रोश से नहीं बल्कि सुव्यवस्थित योजना की जरूरत है, यह बताया गया है। सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। गीत संगीत का प्रयोग किया गया है। रोचकता लाने के लिए उचित मुहावरों का प्रयोग किया गया है। रूढ़िग्रस्त न्याय व्यवस्था, रिश्वतखोरी, नारियों के शोषण की प्रवृत्ति का खुलेआम डंका पीटा है। गांव वालों द्वारा नायिका की बात का समर्थन करते हुए दिखाया है। नवयुवक प्रभाव की अच्छी सोच को दर्शाया गया है। नायिका की समझदारी दिखाई गई है और वात्सल्य प्रेम, जो कि विमला द्वारा अपने बच्चों के प्रति, अपनी बेटियों के प्रति और संतोषी द्वारा अपनी बेटी के प्रति वात्सल्य प्रेम को दिखाया गया है। कल्लू सेठ का चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषताएं: महाजन, कंजूस प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, भ्रष्टाचारी, पुरानी सोच वाला व्यक्ति, निर्दयी, अंधविश्वासी, लड़के लड़की में भेदभाव करने वाला व्यक्ति, षड्यंत्रकारी और अहंकारी बताया गया है। पुनिया की चारित्रिक विशेषताएं: कम पढ़ी लिखी, संतोषी किसान की इकलौती पुत्री, बाल विवाह की शिकार, पति द्वारा सताई हुई, प्रभात की प्रेमिका, हालात से मजबूर, सामाजिक कुरीतियों का शिकार, स्पष्टवादिता, नवीन विचारधारा वाली, चतुर व समझदार नायिका। विमला की चारित्रिक विशेषताएं: विमला का चरित्र चित्रण: गांव के महाजन की पत्नी, सहनशील, दयालु, पति के विचारों के खिलाफ, वात्सल्य प्रेम से भरपूर, पुत्र पुत्री को समान प्रेम करने वाली महिला पात्र,
नई सोच वाली महिला आदि इसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। प्रभात की चारित्रिक विशेषताएं: पुनिया का प्रेमी, शिक्षित युवक, कामकाजी, पारिवारिक, नई रोचकता वाला या नई सोच वाला, आडंबरों का विरोधी, दयालु व्यक्ति, चालाक एवं समझदार, स्त्री का सम्मान करने वाला, खुश मिजाज वाला व्यक्ति। दुर्जन के बारे में, दुर्जन का चरित्र चित्रण: नायिका का पति शराबी,